वो एक सिंगल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा। तो अगर हमारा कोई भी पार्टिकल एक सिंगल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो वो हमारा कहला जाएगा बस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंगल एक्सिस का मतलब हमें पता है भैया तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमारा पार्टिकल कोई भी एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो बस हमें यही चीज करनी है अपने फर्स्ट चैप्टर में। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। डन। यस सर। मुझे बताओ क्या एक पार्टिकल सेम टाइम पे दो एक्सिस कवर कर सकता है क्या? रिपीट, मैंने कहा एक पार्टिकल सेम टाइम पे दो एक्सिस कवर कर सकता है या नहीं कर सकता? नो सर। नो सर। भैया पार्टिकल सेम टाइम पे दो एक्सिस कवर कर सकता है, दो पोजीशंस कवर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को कंफ्यूज हो गए हो। अगर मैं आपसे ये पूछता कि क्या सेम टाइम पे पार्टिकल दो जगह प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं, पार्टिकल दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन सेम टाइम पे पार्टिकल दो एक्सिस कवर कर सकता है। कैसे कवर कर सकता है? अगर सपोज मैं किसी एक बॉल को किसी एक एंगल पे थ्रो करूं, ये आपने पढ़ ही रखा होगा यार। अगर मैं बॉल को किसी एक एंगल पे थ्रो करूंगा तो ये बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेके वापस नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगी। तो अगर ये बॉल पैराबोलिक पाथ लेके वापस ग्राउंड पे गिर रही है तो देखो इसने दो एक्सिस एक साथ कवर करे हैं। एक तो ये एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रही है और साथ के साथ ये वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रही है। और इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? अरे भाई गजब! प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन के लिए हमें चाहिए अच्छी खासी नॉलेज अबाउट वेक्टर्स। तो इसलिए इसके बारे में बाद में डील करेंगे, पहले कर लेते हैं अपना अच्छा खासा मोशन अलोंग अ प्रोजेक्टाइल, सॉरी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो भैया हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये सब चीजों के बारे में अब इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ वेदांत बिल्कुल सही है। चलो डन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चेक करना कोई डाउट हो तो यार उसी वक्त रोक देना। ओके सर। ओके भैया, मैंने कहा कि हमारा कोई भी एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और वो घूम फिर के जा रहा है कहीं ना कहीं पॉइंट बी पे। तो अगर वो ए से बी तक जा रहा है तो जो ये इसने टोटल एक्चुअल पाथ कवर किया है, ये एक्चुअल पाथ हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। वेरी गुड। डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ। अगर अब मैं डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं कि भैया मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? भैया ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका कुछ ना कुछ हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो सपोज मैंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स आई। सिमिलरली ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अगर ये हमारा फाइनल पॉइंट है तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। सपोज इसका कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स एफ। तो अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेक कर लो, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया। अब मेरे को बताओ, अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय दी। बिल्कुल सिमरन, ये भी सही है। भैया हम ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो जो ये स्ट्रेट लाइन है ये हमें देगी एक शॉर्टेस्ट पाथ, और ये शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब जैसे मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख के बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, ऐसी मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं फॉर्मूले में, ये बताओ। डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई भी तो डेल्टा एक्स ही हुआ। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो भी ऊपर सेम ही है। फिर अच्छा चलो मैं बताता हूं। मेरे को बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं डिस्कस करूं, कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया याद रखो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो इसलिए जब मैंने इधर डिस्टेंस लिखा ना, तो इधर मैंने एक्स एफ माइनस एक्स आई लिखा। एक्स एफ माइनस एक्स आई का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कंसीडर करी है, मैंने अभी डायरेक्शन कंसीडर बिल्कुल नहीं करी। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास स्केलर नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब अब मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एफ वेक्टर माइनस एक्स आई वेक्टर। तो दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ऊपर हमने सिर्फ वैल्यू देखी है, नीचे हमने वैल्यू और डायरेक्शन दोनों देखी है। तो जो आप कह रहे थे डेल्टा एक्स, ये भी करेक्ट होता, लेकिन डेल्टा एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर। चेक करो यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, sir. बढ़िया। अब देखो ये तो मेथड है ही कैलकुलेट करने का, लेकिन एक दूसरा मेथड भी होता है। एक्चुअल मेथड क्या होता है, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यार मैंने क्या किया, जो ये ए बी का टोटल पाथ है, ए बी का जो टोटल पाथ है, मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, बहुत ही स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ रहा हूं। अगर मैंने इसको बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं कि भैया एक सेगमेंट का जो वैल्यू है, एक सेगमेंट की लेंथ है डी आर, तो मेरे को बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रिपीट, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया होगा। भाई मैंने क्या किया, मेरे पास एक बहुत बड़ी लेंथ थी, उस लेंथ को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये सर जो, डिफरेंशिएशन से। वेरी गुड दिशांत, बिल्कुल सही, दीक्षांत है सॉरी भाई, बिल्कुल सही। यार ये हमने ना बहुत छोटा सेगमेंट लिया है, तो अगर मैंने ऐसे बहुत छोटे सेगमेंट लिए तो कितने सेगमेंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो मेरे को अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इन इनफाइनाइट सेगमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। इनफाइनाइट सेगमेंट्स को जब ऐड करते हैं, तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा डी आर की वैल्यू का। और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो क्या करूंगा मैं, जब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो मैं डी आर को इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन डी आर में सिर्फ वैल्यू नहीं देखूंगा, साथ साथ और क्या देखूंगा मैं, डायरेक्शन भी। वेक्टर। तो ये हो गई थ्योरेटिकल बातें। चेक कर लो थ्योरेटिकल बातें क्लियर हैं या नहीं, तो थोड़ा फिर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो बढ़िया। सिर्फ एक ही बंदे ने बोला, दिव्यांश अभिमन्यु तुम्हें क्लियर है? यस सर। चलो भाई बिल्कुल सही फिर तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो पहले ऐसा करते हैं, लेते हैं सिंपल क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एक पार्टिकल है वो एक सर्कल पाथ में घूम रहा है, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इस सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस गिवन है कि सपोज इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है आर, ये उसका सेंटर पॉइंट ओ, और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। उसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और उसने खत्म किया पॉइंट बी पे। रिपीट, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग चक्कर काट रहा है पार्टिकल, रेडियस आर, स्टार्ट किया ए से खत्म किया बी पे। तो मुझे बताओ जब वो ए से बी पे खत्म करेगा, तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा वो। तो सेंटर पे जो उसने एंगल कवर किया है, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। चलो ट्राई करो कैलकुलेट करने की, कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सौरभ हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? यस सर। अरे क्या बात है भैया, देखते हैं, चलो आंसर का वेट कर रहा हूं फिर मैं। अविनाश तुमसे नो सर, रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन रिपीट करना है। अविनाश क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पार्टिकल सर्कल में चक्कर काट रहा है, उसने स्टार्ट किया है ए से और सर्कल के अलोंग मूव करता करता कहां पे खत्म किया, उसने पॉइंट बी पे खत्म किया। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है आर, और इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया है, क्योंकि ए से बी तक जब वो घूम रहा है तो वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो जो सेंटर पे वो एंगल बना रहा है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि जब वो ए से बी तक पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया।
कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ये कैलकुलेट करना है। तुषार मेथड आता है, कैसे कैलकुलेट करोगे ये वाला? सर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। बिल्कुल सही दिव्यांश, बिल्कुल सही है। यार देखो, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बस मैं अभी बेसिक समझाने के लिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मेरे को ये आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये आर्क ए बी। अगर मैं ये आर्क ए बी कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा। अब मुझे बताओ आर्क कैसे कैलकुलेट की जाती है? एंगल के हेल्प से। तो भाई आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एंगल का फॉर्मूला होता है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो मैं क्या आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या लिखूं आर्क की वैल्यू? आर्क की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू रेडियस। तो याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और मैं आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो डिस्टेंस के लिए आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। क्या भैया यहां तक की बात है क्लियर है या रिपीट करना है? क्लियर है सर। चलो बढ़िया। Yes, sir. लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि यार हमें जो एंगल गिवन है ना क्वेश्चन में, वो डिग्रीज में गिवन है, लेकिन आप अपना आंसर डिग्रीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट। तो आप डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप इस 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। तो बताओ 60 डिग्री को कितना पाई, कितना रेडियंस लिखूं? Sir, pi by 3. वेरी गुड अंश। पाई बाय तो 3। भैया हमें पता है 60 डिग्री होता है पाई बाय 3 और रेडियस की वैल्यू आर है, तो पाई आर बाय 3 ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो भैया मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करवा दिया है। आप एक बार अब डिस्प्लेसमेंट ट्राई करो खुद से, और जैसे डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाए बता दो। और क्लास के लड़के रिस्पॉन्डिव हैं काफी, लेकिन लड़कियों का कुछ अता पता नहीं है। आकांक्षा तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। अब भैया सोचो ने, मतलब सोचो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी मैंने बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ट्राई टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने अभी डिस्टेंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया ना, थीटा इंटू आर, ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे अपने आप कि क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। चलो करें कैलकुलेट। Yes, sir. हाँ सर। Yes, ठीक sir. है, चलो भैया ऐसा बोल दिया करो यार। चलो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। यार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा सर्कल वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। भैया सर्कल वाली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? डायग्राम देखो, ये मेरा पॉइंट ओ था, ये ए था और ये बी था, कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये ए बी जो है ये सर्कल की एक कॉर्ड बन रही है। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड तक कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन हमारी इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। रिपीट कर देता हूं, नहीं पता हो प्रॉपर्टी तो, कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। तो ये कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। इस वैल्यू को अज्यूम कर लो x, तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू भी x हो जाएगी। मेरे को टोटल एंगल, अगर टोटल एंगल 60 डिग्री गिवन सर था, नीचे वाली एक्स क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला यार कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो अगर मैंने m से लेके b तक, मिड पॉइंट से लेके m से लेके b तक को x माना है, तो नीचे वाला भी कितना होगा, x होगा। रिपीट करूं या क्लियर है? सर क्लियर है सर। डन, बढ़िया। अब भैया क्या करना है, आपको पता है ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है।
पूरा एंगल 60 डिग्री था, अगर पूरा एंगल 60 डिग्री था तो बताओ ये आधा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। 30 अरे भैया आप नॉन मेडिकल वालों डिग्री। अपना यूज कर दो मैथ्स का। एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है ऊपर, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे अपने आप देखो और मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं? सर साइन। साइन। वेरी गुड, अरे क्या बात है, इतना बोलने में भी वो हो गया। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर साइन 30 डिग्री, आर साइन 30 डिग्री। लेकिन मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं, मेरे को तो टोटल ए बी की वैल्यू चाहिए, तो टोटल ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2x, तो आपके पास आंसर आएगा 2r साइन 30 डिग्री। और देखो जैसे मैं अभी एक जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा था, तो देखो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है। क्या जनरल फॉर्मूला आ रहा है? जब भी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहूं एक सर्कुलर पाथ के लिए, तो आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2r इंटू साइन, क्वेश्चन में एंगल गिवन था 60 डिग्री, लेकिन यहां पे आ रहा है 30 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो आप सबको याद करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2r साइन थीटा बाई 2। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको बीच वाले स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधिका चेक करो क्लियर है या नहीं। सोनिया Yes, sir. डन, तनिष्क Yes, sir. डन, वेदांत। तो यार अगर मैं कोई और एंगल दे दूं तो फटाफट आंसर बता दोगे डायरेक्टली? Yes, sir. चलो डन, तो ये लो एंगल ले लो भैया 120 डिग्री, कि पार्टिकल ने घूम के 120 डिग्री कवर कर लिया है। 120 डिग्री के लिए मेरे को जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बता दो, और कोई आंसर ऐसे नहीं बोलेगा, आंसर मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजो ताकि मेरे को पता चल जाए कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। फॉर 120 डिग्री डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है। अभी तुम लोगों के स्कूल तो चालू हो गए ना यार फिर से? Yes, Yes, sir. sir. तुम्हारे स्कूल में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर कॉनिक सेक्शन। अरे मेरा फिजिक्स में पूछने का मतलब था भाई, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीरज, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। यस सर। हाँ तो कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में ये बताओ? So thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. थर्मोडायनामिक्स। मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है सबके स्कूल में, ठीक है। क्या कहते हैं सीमा, आपने जो आंसर लिखा है वो सही है, लेकिन आप उस साइन उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, एंगल की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो। राधिका आप भी। वेदांत, हाँ ठीक है, वेदांत का आंसर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। दीपल आप भी वही कर रहे हो यार, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर बताओ। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया थीटा इंटू आर, तो मेरे को बताओ 120 डिग्री को रेडियंस के टर्म्स में कितना लिखूं मैं? सर 2π/3। वेरी गुड अंश, 2π/3 इंटू आर, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब आई बात डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2r साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा √3r। तो देखो अब डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, सबको समझ में आ जाए, बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिवानी हो गया है? Yes, sir. डन। शिवानी आपका माइक हर बार अनम्यूट रह जाता है। अच्छा राधिका एक बार डिस्टेंस बताना, डन।
डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने अभी आपको बताया। डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो अब आप डिस्टेंस का, थीटा इंटू आर। जैसे देखो यही एक लॉजिक होता है, जैसे आपका सरकमफ्रेंस, मेरे को बता सकते हो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई टू आर। पाई आर। अब वो 2 पाई आर फॉर्मूला आया कैसे? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पार्टिकल ने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अगर पार्टिकल ने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो कितना एंगल कवर कर लिया होगा उसने? 360 डिग्री। 360 सर। 360 डिग्री, तो डिस्टेंस हो जाएगा 360 डिग्री में एंगल 360 डिग्री, और ये रेडियस आर। 360 को हम रेडियंस में लिखते हैं 2 पाई आर। तो इस तरीके से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। तो राधिका इधर हमने वही किया है, जब मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो मैंने लिखा थीटा इंटू आर। थीटा है 120 डिग्री, लेकिन मैं 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, वो डिग्रीज में है, मेरे को रेडियंस में लिखना पड़ेगा। तो 120 को पाई के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? 120 को पाई के टर्म्स में लिखते हैं 2 पाई बाय 3, क्योंकि 60 डिग्री अगर पाई बाय 3 है तो 120 डिग्री क्या होगा, इसका डबल। बस वही लिखा है। राधिका क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। डन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। भैया मुझे लग रहा है सब लोग सर्दी के मजे ले रहे हैं, सुस्ता रहे हैं आराम से, ऐसा है क्या? नो सर। नो नो सर। बाकी हिमाचल में तो अभी मेरे कुछ कुछ जगहों पे तो अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। यस सर, यस सर। यस सर। बिल्कुल, अभी मैं हिमाचल ही घूम के आया हूँ तो इसलिए मेरे को पता चल गया भैया कितनी बढ़िया ठंड है वहां पे। चलो भैया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक रोड है, जो येलो लाइन ड्रॉ करी है, ये एक रोड है। इस रोड के ऊपर हमारा कार का एक व्हील है जो रोल कर रहा है। सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस समझा देता हूं कि रोटेशन और रोलिंग में क्या डिफरेंस है। रोटेशन और रोलिंग, क्या किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है रोटेशन और रोलिंग के बीच में? रोटेशन अपनी एक्सिस में होता है और रोलिंग एक वेरी गुड, डिस्टेंस में होता है। काव्य बिल्कुल सही बोला है। रोटेट का मतलब क्या है, जैसे हमारे घर में फैन होता है, वो रोटेट करता है। रोटेट मतलब वो एक पॉइंट पे फिक्स है, अब वो उसके पॉइंट पे ही घूमे जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा। क्या हमारा फैन इधर उधर कहीं जा रहा है क्या आगे पीछे? नहीं, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, वो एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रोटेशन। लेकिन रोलिंग का मतलब क्या होता है कि भैया वो रोटेट तो कर रहा है, लेकिन रोटेट करने के साथ साथ वो आगे या पीछे भी बढ़ रहा है। जैसे हम साइकिल बाइक या कार चलाते हैं, वही वाला सीन हो रहा है कि भैया जब मेरी कार चल रही है तो टायर घूम भी रहा है और टायर आगे भी जा रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ गया रोटेट और रोलिंग का? यस यस सर। सर। डन। यस सर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अभी है ना हमारे टायर का, हमारे व्हील का पॉइंट पी टच कर रहा है रोड को, और इसका रेडियस हमें गिवन है कि इसका रेडियस है आर। क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमारे व्हील ने हाफ रेवोल्यूशन किया है, हाफ रेवोल्यूशन। तो जब हमारे व्हील ने हाफ रेवोल्यूशन किया है तो ये पॉइंट पी कहां पहुंच जाएगा? ये पॉइंट पी ऊपर पहुंच जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि जब हाफ रेवोल्यूशन होगा तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी। पहले बस इतना चेक कर लो सबको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, आंसर तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट यस करना है ना? सर। ठीक है सिमरन, डन। भाई हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक टायर है और अभी टायर का कौन सा पॉइंट टच कर रहा है? ग्राउंड को, पॉइंट पी टच कर रहा है। तो आपको मैं कुछ इस तरीके से इमेजिन कराता हूँ कि ये मेरा सेल फोन है, इसको फिलहाल राउंड शेप का मान लो। मैं कह रहा हूं अभी ग्राउंड पे कौन सा पॉइंट टच कर रहा है? पॉइंट पी टच कर रहा है। इसने किया हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन, अगर इसने हाफ रेवोल्यूशन किया तो ये पॉइंट पी कहां आ गया? पॉइंट पी ऊपर आ गया। और ये रोल करता करता देखो आगे भी बढ़ा है। क्या सिमरन आप समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। डन। क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन दे देता हूं, सब लोग बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। मैसेज में ऑप्शन बता देना ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है कि भैया पाई आर। दूसरा ऑप्शन है कि भैया 2 आर होगा। थर्ड ऑप्शन है कि सिर्फ आर होगा। और लास्ट ऑप्शन कुछ अजीब सा है कि भैया कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है काव्या, देखते हैं।
बढ़िया, अब आ रहा है रिस्पॉन्ड, गुड। तुषार तुक्का मार रहे हो या ऐसे ही सॉल्व किया था कुछ? डन डन। भैया मैं नाम ले लेता हूं जिसका मेरे को आंसर नहीं दिख रहा है अभी तक। दीक्षांत तुमने आंसर नहीं दिया है। शैली, चित्रांश, अंशुल। अंशुल तो खैर अभी ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं है। चलो डन है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यार मेजोरिटी बच्चों जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज पाई आर। तो मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत है, पाई आर नहीं है। सबसे पहले एक चीज कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो 2R भी आ रहा है। अब उन्होंने 2R कैसे बताया? उन्होंने 2R ऐसे बताया कि भैया पॉइंट पी ऊपर पहुंच गया और पहले पॉइंट पी नीचे था, तो उन्होंने इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दिया और उन्हें पता है कि ये डायमीटर आ रहा है, तो उन्होंने आंसर लिख दिया 2R। तो बता दो भैया ये ऑप्शन भी पूरा का पूरा गलत है, 2R भी आंसर नहीं है। सोचो कैसे, मेरे को बताओ, पहले पॉइंट पी कहां था? पहले पॉइंट पी नीचे था, अब पॉइंट पी कहां चले गया? पॉइंट पी ऊपर चले गया। लेकिन क्या पॉइंट पी सेम सर्कल में ऊपर गया या आगे जाके ऊपर गया है? आगे जाके ऊपर गया है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकाल लूं तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। भैया सब लोग जल्दी से थोड़ा देख के बता दो, क्या ये चीज जो मैंने बोली समझ में आई है? यस सर। डन। Yes, sir. तो अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। भैया हम मुझे पता है ये सर्कल का डायमीटर है, ये होगा 2R। ये सर्कल ने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है, तो जब सर्कल ने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है तो जो ये नीचे वाली लेंथ होगी ये होगी 2R। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाई आर और 2R का जरा हाइपोटेनस कैलकुलेट करके बता दो। तो भैया ऑप्शन में साफ दिख रहा है, जब पाई आर करेक्ट नहीं है, 2R करेक्ट नहीं है, आर भी हो नहीं सकता इन दोनों का पाइथागोरस से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल D. आंसर डी आएगा। बिल्कुल। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दो नालायकों। Yes, sir. हाँ ठीक है, डन। ऐसा लग रहा है ओहो सर मजबूरी में क्लास ले तो रहे हो, मजबूरी में क्लास अटेंड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, ट्राई कर लेना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज बता दो, क्या आपको पता है कि व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी पे काम करते हैं फिर देखेंगे उसको। स्पीड एंड वेलोसिटी। Speed is distance upon time and velocity is displacement upon time. चलो डन। मेरे को लग रहा है मेरे को ही थोड़ा सा वो एंथू दिखाना पड़ेगा, तुम लोग तो डल जा रहे हो। काव्या बिल्कुल सही। भाई स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेयरएज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब याद रखो कि ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी भी दो अलग अलग टाइप की होती है जो हमें पढ़नी है। स्पीड और वेलोसिटी कौन से दो अलग टाइप की होती है? एक होती है एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी, वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो भाई मेरे को बताओ हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस में हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अरे भाई बहुत बढ़िया। भैया जब भी हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक Sir, पर्टिकुलर, dx upon dt. बिल्कुल सही है कि भैया जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो dx बाई dt करना पड़ेगा, मतलब मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जरा इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें ये चीज भी समझ में आती है या नहीं आती है।
भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, और वो आ रही है हमारे पास 18t² - 5t। देखो आपको साफ दिख रहा है कि x पोजीशन है, t टाइम है, तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन ने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, इंटरवल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करो कितने टाइम इंटरवल के लिए, 0 से लेके 2 सेकंड के लिए। और सेकंड पार्ट, कैलकुलेट करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर कितने टाइम के लिए, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आएगा फिर हमें डिस्कस तो करना ही है। चलो ट्राई योरसेल्फ, ट्राई टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभिमन्यु हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? अविनाश? यस सर, हो जाएगा। चलो डन, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, नीरज का तो आंसर भी आ गया। नीरज वेरी गुड। आंसर सही है या गलत वो देखेंगे बाद में, अभी अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। नीरज भैया हैं फुल फॉर्म में। आज फिजिक्स की पहली क्लास तो नहीं है ना, पहले हो चुकी है ना क्लास तो तुम लोगों की? यस सर। Yes, डन। sir. तो जो फर्स्ट क्लास हुई थी मतलब अभी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ाया है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चल रहा था, ओके डन। मतलब डिफरेंशिएशन तो आता ही है फिर, बढ़िया। यस सर। वैसे भी 11th के एंड पे आ रहे हो ऑलमोस्ट, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा यार। सर एग्जाम भी आ रही है। एग्जाम भी आ ही रहे हैं। कनिशिका बिल्कुल आपका आंसर भी वही आ रहा है जो नीरज का आंसर आ रहा है, मैच करेंगे। भाई इतना स्लो मत बनो भाई, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया अभी तक। अंश वेरी गुड, मतलब आंसर सबका मैच हो रहा है। और सब इतने दिमागदार हैं, सबने है ना सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया है, फर्स्ट पार्ट किसी ने कैलकुलेट नहीं किया। सबने का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा है, कौन कैलकुलेट करेगा। भैया मुस्कान, मानसी, मनोज, आंसर्स। वेदांत आपने रेशियो निकाल दिया, मेरे हिसाब से तो आंसर अगर रेशियो भी निकाल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो ये सही है यार। बाकी चलो चेक करेंगे। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं नहीं वेदांत, मेथड आप गलत कर रहे हो फिर, मतलब अभी बता देता हूँ। चलो चलो भाई लेट्स डिस्कस, ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। भाई सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक्स आई और x2, x1 और x2 की वैल्यू निकालना। तो भैया मेरे को बताओ x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले मेरे को x1 निकालना है। तो x1 के लिए टाइम t1 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0। तो आप टाइम की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में 0 रख दो। तो 18 इंटू 0² माइनस 5 इंटू 0, तो x इनिशियल की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली फिर मैं निकालूंगा x फाइनल की वैल्यू। x फाइनल के लिए टाइम कितना रखना है मेरे को, x फाइनल के लिए मेरे को टाइम 2 रखना है। तो यहां पे आ जाएगा 18 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2। तो 18 इंटू 4 कितना होता है, 72 माइनस 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 62। तो आप अब मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस दैट इज 2 माइनस 0। तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है 31 मीटर पर सेकेंड। जरा चेक करके बताओ फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत?
नो सर। चलो No, बढ़िया। sir. फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। भैया सेकंड पार्ट में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो मतलब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो बता देना, इसको डिफरेंशिएशन करना बता दूंगा, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा कि नहीं आता। 18t स्क्वायर माइनस 5t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 36t माइनस 5। वेरी गुड नीरज। टाइम कितने टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए बोला था मैंने? 1 Sir, 1 सेकंड पे। second. तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 सेकंड। तो भैया हमारी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम आ रही है इस क्वेश्चन में, दैट इज 31 मीटर पर सेकंड। डन। Yes, sir. तो अगर इसी बात पे ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दूं तो हो जाएगा सॉल्व? Yes, Sir. sir. यस चलो सर। डन। तो फटाफट जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम मतलब ऐसा ही है, बस इक्वेशन अलग हो जाएगी। ट्राई टू सॉल्व इट। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर और प्लस क्या ले लें हम, 4t माइनस 5। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी कौन से टाइम इंटरवल के लिए? 1 सेकेंड से लेके हमें कैलकुलेट करना है 2 सेकेंड के बीच की। सेकेंड पार्ट भैया वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो। किसके लिए? एट द टाइम इंटरवल ऑफ सेकेंड। चलो तो ट्राई टू कैलकुलेट। और जैसे ही आंसर्स आ जाए, मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूं, चैट बॉक्स में लिख के भेज जाओ। वेदांत आप चेक करो, आपको समझ में आ गया है? ओके डन, बढ़िया। क्या बात है, वेदांत तो सिंबल सिंबल खेल रहा है। आप सॉल्व करो एंड गिव मी अ मिनट, मैं इतने पानी पीता हूं। गुड राधिका, चेक करेंगे आंसर सही है या गलत, देखेंगे अभी। गुड सीमा। सर मेरे ख्याल फिर से आप, सेकंड पार्ट इसमें आपने t इक्वल टू 2 सेकंड्स लिखा है। हाँ अरे वेदांत, फिर से तुम्हारा आंसर रेशियो में कैसे आ रहा है? भाई सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, अभी तक किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा। 4 लोगों ने आंसर्स दिया है, राधिका, सीमा, सौरभ, डिंपल, वेदांत। अच्छा कोमल का भी आ गया। हाँ कोमल का मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा वेदांत ठीक है, तुम वैसे कह रहे थे, डन, मैं समझ गया। वेदांत तुम्हारा आंसर सही है, कोमल आपका आंसर भी सही है, नीरज का आंसर भी सही, सीमा का आंसर भी सही। सौरभ एक बार आप अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करो, राधिका आप भी। चलो भाई डन। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मेजोरिटी बच्चों का आंसर आ गया है, काव्य आपका भी बिल्कुल सही है। मानसी नहीं, एक बार फिर से कैलकुलेशन प्लीज चेक करो। फर्स्ट पार्ट का जब आंसर निकालना है तो सबसे पहले मेरे को चाहिए एक्स आई, इनिशियल कितना आ रहा है। तो इनिशियल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 इंटू, डायरेक्टली टाइम की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 5 4। अब हम निकालेंगे एक्स एफ, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमें कितने टाइम पे निकालनी है? 2 सेकेंड्स पे। तो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। तो जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ, इसको कितना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? भैया ये बन जाएगा हमारे पास 2 क्यूब 8, 8 इंटू 2 16,
प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 8 माइनस 5 20 36 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा 31 36 माइनस, अच्छा ठीक है माय मिस्टेक 31। सोनिया माइक म्यूट करो। हाँ सोनिया तुम खुद किसी और को पढ़ा रही हो क्या? तो हमारे पास 31 मीटर्स आ गया। अब हमारे पास 31 मीटर्स आ गया, अब हम आराम से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर। अच्छा सोनिया ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 31 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस जो हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 27 मीटर पर सेकेंड। भाई सब लोग चेक कर लो, फर्स्ट पार्ट का आंसर 27 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। यस सर सही है। सही है, बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे किसी का आंसर 14 वगैरह आ रहा है, भैया एक बार फिर से चेक कर लो, मेरे ख्याल से आपने एक्स की वैल्यू कहीं 0 रख दी होगी। चलो आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें करना है डिफरेंशिएट। जो भी ये इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। कितने टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी? हमें 2 2 सेकेंड सेकंड। वाले पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4, तो भैया ये हो जाएगा 24। 24 प्लस 12 जो भी है आंसर बताते चले जाओ। तो 38। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 मीटर पर सेकेंड। 38 तो नहीं आ एक्सक्यूज रहा मी दोस्त। सर, हाँ बोलो। सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, अभी बता देता हूँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहली बात ये चेक कर लो, 38 तो नहीं आ रहा। 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 40 होगा ना दोस्त। तो सर 40। हाँ डन। चलो भाई, अब जिसने पूछा है कि डिफरेंशिएशन बताना है तो डिफरेंशिएशन बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखो डिफरेंशिएशन तो वैसे आप पढ़ ही रहे हो, राकिब सर पढ़ा ही रहे हैं। मैं अभी सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, 2 रूल्स। आपका डिफरेंशिएशन के 2 रूल से हमारा काम चल जाएगा इस पूरे चैप्टर में, डिफरेंशिएशन। और जब आगे किसी रूल की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी वक्त बता भी दूंगा। सबसे पहला रूल जो हमारा जनरल रूल है वो यही है कि अगर मेरे को x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा रूल कहता है कि n को बना दो पहले तो कोफिशिएंट, मतलब n को मल्टीप्लाई कर दो x और n पे पावर पे -1 कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया 2t क्यूब का, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं टाइम के टर्म्स में तो कितना आएगा? पहले 3 को बना दो कोफिशिएंट, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर टाइम पे जो भी पावर है उसको 1 से रिड्यूस कर दो, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। क्या पहला रूल क्लियर हो गया आपको? यस सर। डन जनाब। सिमिलरली सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो यार कांस्टेंट तो किसी भी चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है। कांस्टेंट किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में इस पूरी इक्वेशन में बताओ कांस्टेंट कौन है? 5 -5 -5, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये वाली वैल्यू भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट हमारा 5 होगा क्योंकि वो किसी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन देखो मैंने 0 लिखा है। क्या बात क्लियर है आप सबको, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं भी आता था? चलो डन। यस सर। तो भैया आगे बढ़ते हैं, टॉपिक अभी तो बहुत बाकी है। चलो डन, प्रोसीड। भैया अब हमने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमने तब डिस्कस कर लिया जब हमारे पार्टिकल की पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होगी। लेकिन अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भैया एक पार्टिकल है, वो ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? अलग अलग गैप में ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग इंटरवल्स में ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस है। जैसे रिपीट, भैया पार्टिकल यहाँ पे ए से सी तक गया v1 स्पीड से, सी से डी तक गया v2 स्पीड से, फिर v3 स्पीड, इस तरीके से स्पीड चेंज होती जा रही है। स्पीड चेंज है लेकिन जो डिस्टेंस हमें गिवन है कि भैया वो सारे डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। चेक करो जो मैं ये केस समझा रहा हूं, क्या ये यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं। भैया मैं अलग अलग स्पीड से चल रहा हूं लेकिन मैं जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो सेम कर रहा हूं।
जैसे इस तरीके से मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने पहले 40 की स्पीड से बाइक चलाई 1 किलोमीटर के लिए, फिर मैंने 60 की स्पीड से बाइक चलाई 1 किलोमीटर के लिए, 80 की स्पीड से बाइक चलाई 1 किलोमीटर के लिए। तो मतलब डिस्टेंस हर बार सेम है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भैया अलग अलग होंगे। तो मेरे को बताओ इस केस में मैं एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करूं? क्या किसी को जनरल फॉर्मूला पता है हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इस केसेस में? Total path length over total time. तो टोटल पाथ लेंथ कितना लूं? डी 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 एन तक ट्रेवल कर रहा हूं, टोटल पाथ लेंथ कितना लूं? नहीं, चलो इधर देखो, इन सारी कहानियों को छोड़ दो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला देखो जो मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2। इस तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे भैया क्वेश्चन आपको इस तरीके से कहेगा, ये आपने शायद से 9th क्लास में किया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, कि पार्टिकल ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है 40 की स्पीड से, और फिर बी से सी तक ट्रेवल कर रहा है 60 की स्पीड से, और क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है कि ए और मतलब ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो अगर क्वेश्चन ने ये पहले कह दिया है कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं? हाँ या ना? Yes, sir. अब दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो मेरे को बताओ मेरा जो पार्टिकल है वो कितने इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी लूं इस केस में? मैं एन की सर वैल्यू 2। इस केस में मैं 2 लूंगा, बिल्कुल सही, एन की वैल्यू 2 लूंगा क्योंकि इस केस में पार्टिकल 2 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2। इसको सॉल्व कर लो तो आपको इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। भैया चेक कर लो, कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बता दो। नो सर। चलो डन। अब एक चीज और बता देता हूं, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। जब भी आपके पास n की वैल्यू 2 होगी, तो याद रखना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ही चेक कर लो, 2 इंटू v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन दैट इज 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आपको आंसर 48 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ आप तब यूज कर सकते हो जब n की वैल्यू 2 हो। अगर n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, फिर तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना। नोट डाउन कर लो, जैसे ही कंप्लीट हो जाए बता देना। हर्षिता चेक करके बताओ आपको क्लियर है? Yes, sir. नवनीत आपको? तुषार कुछ पूछना है? Yes, sir. ओके डन। अब एक चीज देखो, इधर यार मेरी दो वेलोसिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और नीचे वही दो वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का एवरेज आता है, तो इस टाइप के एवरेज को हम कहते हैं हार्मोनिक एवरेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में उसमें वैसे, तो याद रखना जब भी हमारा पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हार्मोनिक एवरेज ऑफ द स्पीड्स। अब नेक्स्ट केस पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट केस क्या है? अभी तक हमने डिस्टेंस इक्वल ली है। अब हमारे पास केस 2 होता है कि भैया हमारे पास डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। जैसे एग्जांपल फिर से वो बाइक वाला ही लो, कि भैया मैं 40 की स्पीड पे बाइक चला रहा हूं, लेकिन मैंने 40 की स्पीड पे बाइक चलाई 1 घंटे के लिए। फिर मैंने क्या किया, 60 की स्पीड से बाइक चलाई फिर से 1 घंटे के लिए, 80 की स्पीड से बाइक चलाई फिर से 1 घंटे के लिए। तो अब की बार इधर क्या सेम है? टाइम सेम है। तो इसलिए अब की बार मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स।
इक्वल टाइम इंटरवल्स। स्पीड अलग अलग है, v1 v2 v3 इस तरीके से। अब मेरे को एक चीज सोच के बताओ, स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस सेम आएगा, अलग अलग आएगा? 40 की स्पीड पे बाइक अलग चलाई, अलग आएगा। अलग अलग आएगा ना। 40 की स्पीड से 1 घंटा चला रहा हूं तो 40 किलोमीटर कवर करूंगा। 80 की स्पीड से बाइक 1 घंटा चला रहा हूं तो 80 किलोमीटर कवर करूंगा। तो डिस्टेंस अब की बार अलग अलग आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है कि सारी वेलोसिटीज को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और इस टाइप के एवरेज को हम कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज, जो आप मैथ्स में कैलकुलेट करते हो, अर्थमेटिक एवरेज। अंशिता मैडम चेक करके बताओ क्लियर है या नहीं? डिंपल? Yes, sir. ओके, सर बढ़िया भाई बढ़िया। यहाँ तक जैसे कंप्लीट हो जाए भाई सब लोग बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये किसका माइक ऑन है भाई? अविनाश माइक म्यूट रखा करो। यस सर, सर हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। डन। तो भैया यहां तक हमारे पास बात हो गई एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। डन। अब देखो मैं पहले आपको फॉर्मूले बता देता हूं, आप फॉर्मूले लिख लो, फिर एक साथ इन पे वर्क करते करते चलेंगे। जैसे यार आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब v माइनस यू बाय टाइम। लेकिन हमारे पास एक्सीलरेशन भी दो टाइप की होती है, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए तो यही वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। लेकिन मेरे को बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? dv by dt। dv बाय dt। अब क्या होगा, मोस्टली क्वेश्चन आपको एक्सीलरेशन पे मिलेंगे, और एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक्सीलरेशन के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैलकुलस वाले, मतलब डिफरेंशिएशन वाले। तो भैया यहाँ पे देख लो, एक्सीलरेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं कैलकुलस वाले। एक फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया, डी बाई डी टी। एक और फॉर्मूला क्या होता है भैया? दूसरा फॉर्मूला होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट एक और, क्या किसी को तीसरा फॉर्मूला भी पता है एक्सीलरेशन का? तीसरा फॉर्मूला v dv by dx। वेरी गुड, वी डी वी बाई डी एक्स। तो आप ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। अब इन तीनों फॉर्मूले पे एक एक करके काम करेंगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। भैया कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताते रहना। तुम लोग कह रहे थे यार स्ट्रेंथ 63 कुछ अराउंड है, आज 37 ही है, 40 ही कुछ है। सर मैक्सिमम 50 तक जा रहे हैं आजकल बच्चे। ओके, मे भी स्कूल खुल गए हैं, सब लोग रेस्ट ले रहे हैं, किसी के ट्यूशंस होते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। ये भी है। चलो भैया मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है सीधा साधा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन कि भैया हमें x की वैल्यू इक्वेशन गिवन है, फिर से वही कि x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ये हमें x की इक्वेशन गिवन है। अब मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है भैया एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके दे दो फॉर टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t इक्वल्स टू 1 के लिए। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करके दो फॉर
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए। थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि भैया एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके दो एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स के लिए। चलो तो ट्राई करो, ट्राई टू कैलकुलेट दिस थ्री पार्ट्स। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सर ये 4t² माइनस 15t नहीं होगा सर? अच्छा हाँ ठीक है यार, थैंक यू, ठीक कर देता हूं यार। इक्वेशन है 4t² माइनस 15t प्लस 25। बाकी चलो वो तो तुमने क्वेश्चन गलत बता दिया, नहीं तो हम उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। भैया नीरज तुम तो फोड़ा फाड़ी मचा रहे हो, बिल्कुल सही। नीरज और अभी सीमा दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। ओके गुड। हम्म अरे अविनाश, कैलकुलेट कर रहे हो या ऐसे तुक्का भेड़ रहे हो? सर थर्ड क्या है? थर्ड है एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। यस सर। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है तो भैया थोड़ा बस टेंशन मत लो, कर दो सॉल्व इसको बढ़िया तरीके से। चलो भाई बढ़िया, बाकियों के आंसर्स आने लग गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ही हैं जो रिपीटिव आंसर दे रहे हैं, बाकी सब कोई आंसर दे ही नहीं रहा। अब उनको पकड़ना पड़ेगा। निधि क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? आपका लॉग आउट हो गया था। पलक, पायल, ईशु, कृतिकी, Yes, sir. आंसर्स आंसर्स। चलो भैया काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे को एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना पड़ेगा? सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। चलो भैया, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को एक्स इनिशियल निकालना पड़ेगा। एक्स इनिशियल के लिए टाइम कितना दिया है क्वेश्चन ने? एक्स इनिशियल के लिए टाइम 0 दिया है, तो 4 का 0 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25। तो भैया मेरे पास कितना आएगा एक्स इनिशियल? एक्स इनिशियल आएगा 25 मीटर। फिर हमें निकालना है एक्स फाइनल, तो एक्स फाइनल कितने टाइम के लिए निकालना है? 1 सेकेंड के लिए निकालना है। तो इधर हो जाएगा 4 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25। तो भैया हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? सर हाँ बोलो। 24. यस सर। 24 कैसे आएगा? 25 प्लस So 4, 14. 14, वेरी गुड, 14 मीटर्स आ जाएगा। तो अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे को 14 माइनस 25 करना पड़ेगा। याद रखो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करना है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 25 डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस है 1। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? आंसर आंसर आ रहा है -9। -11. ओ सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, यस -11, -11 मीटर पर सेकेंड।
तो भाई काफी लोगों का आंसर इतना गलत क्यों जा रहा था? क्या एवरेज वेलोसिटी में अभी भी डाउट है क्या? नो सर। ओके बढ़िया, तनिष्क का आंसर सही था, दीक्षांत का आंसर सही था, लेकिन मेजोरिटी बच्चों का आंसर गलत था। चलो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जाते हैं सेकंड पार्ट पे कि हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंट। हाँ वेदांत तुम्हारा भी सही था बिल्कुल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर दो तो 4t² माइनस 15t प्लस 25 को अगर डिफरेंशिएट करूंगा, 4t² का डिफरेंशिएशन आएगा 8t, माइनस 15t का डिफरेंशिएशन आएगा -15, 25 कांस्टेंट है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। भैया मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है? 2 सर सेकेंड्स पे। 2 सेकंड्स पर। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 इंटू 2 माइनस 15, तो ये हो गया 16 माइनस 15, 1 मीटर पर सेकेंड। सर ये आ गई सही। हमारे पास, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट का आंसर सब मतलब ऑलमोस्ट सबका ही सही था, सेकंड पार्ट का आंसर। अब बस बचा क्या? बचा हमारे पास लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। भैया हमें कैलकुलेट करनी है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है आपके पास, आपको उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी की इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो मेरे पास आई है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया मेरे को डिफरेंशिएट करना है 18t माइनस 15 बाय dt। सर 8 आंसर आएगा इसका। वेरी 8। गुड। तो भैया मेरे पास इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बचेगा बस 8। अब यहाँ पे टाइम का टर्म आ ही नहीं रहा, तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। अब याद रखो, जब मेरी एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। क्या जो मैंने बोला वो चीज बिल्कुल क्लियर है? यस सर। डन। बस भैया आज के लिए आप इतना ही रख सकते हो। आदेश आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी है।